सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान चीनी बहरान के बाद चीनी के कारोबार से जुड़े लोगों को माफिया का नाम देते रहे हैं और मुख्तलिफ वक्तों पर यह कहते रहे हैं कि वो किसी तौर पर भी माफिया के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन जब चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आया, तहकीकात शुरू हुई तो जहांगीर तरीन ने वजीर आजम से नाराजगी का इजहार किया। इल्जाम लगाया कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो आजम खान और शहजाद अकबर की वजह से हो रहा है। शुगर स्कैंडल में उनका नाम एक साजिश के तहत शामिल किया गया है और सबसे बड़ा टैक्स और सब्सिडी चोर बनाकर उन्हें वजीर आजम के सामने पेश किया गया। जहांगीर तरीन ने खबरदार किया कि दोस्त हूं, दोस्त ही रहने दें, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अपनी ही हुकूमत से इंसाफ की अपील की और वजीर आजम इमरान खान को माफिया के दबाव में आना पड़ा। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं, तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो। मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। जिसके बाद जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए इमरान खान ने उनके हामी 33 पार्लियामेंट मेंबर से मुलाकात की और जहांगीर तरीन ग्रुप के इन मेंबर्स ने वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस वक्त को यकीन दिलाया कि उनके खदशात दूर किए जाएंगे और वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जिसके बाद राजा रियाज ने मीडिया पर आकर बताया कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होगी और वो तफ्तीश की निगरानी खुद करेंगे ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। वज़ीर आज़म ने सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र की यह जिम्मेदारी लगाई कि एक बार फिर से इंक्वायरी करें और जल्द से जल्द उन्हें रिपोर्ट बनाकर पेश की जाए। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र चंद दिनों में ही अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर देंगे और ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शायद ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना उसे समझा गया। जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA के केसेस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र के जायजे के हवाले से तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब PTI के बागी ग्रुप ने 26 मई को यह दावा किया कि अली ज़फ़र ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने शहजाद अकबर और जहांगीर तरीन को चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक अपनी तहकीकात के नताइज पर ब्रीफिंग दी और जहांगीर तरीन का केस FIA से लेकर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान को भेजने की सिफारिश भी की। जबकि अली ज़फ़र ने उसी दिन ट्वीट करके राजा रियाज के दावे की तरदीद भी की और कहा कि उन्होंने कोई वज़ीर आज़म को रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है, ना ही शहजाद अकबर की मौजूदगी में उनकी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात हुई है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट मई के आखिर तक आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट टाइम पर ना आई तो जहांगीर तरीन ने फिर शिकवा किया, हुकूमत को वार्न किया कि हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत दिन गुजर चुके हैं, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। फिलहाल जहांगीर तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान सीज़ फायर का माहौल है। इसी दौरान बजट का दिन भी गुजर चुका है, सब इस वक्त रिलैक्स हैं, किसी की जानिब से कोई ख़ास बात नहीं की जा रही। लेकिन ये ज़्यादा देर कायम रहता शायद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सियासी हलकों में ऐसी बातें की जा रही हैं कि 2022 में इलेक्शन होने के भी इम्कानात हैं। पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद पंजाब में वो खासी मुतहरिक नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की क्या ये तैयारी हो रही है। पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी इस वक्त लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और सियासी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें चल रही हैं। कल भी उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये मुलाकातें क्या हुकूमत गिराने के लिए हो रही हैं या फिर पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में अगले इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है, क्योंकि काफ लीग इस वक्त हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी भी है, अपोजिशन की जमातों को भी वो साथ लेकर चल रही है और पीपल्स पार्टी से भी वो मुस्तकिल राब्ते में है और उनसे मुलाकातें भी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के काफ लीग से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब ये तौर पर ये मामला किस तरफ जा सकता है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरिस्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए रिपोर्ट किस मरहले में है? आपने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की थी, नहीं की? उसमें जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दी है या नहीं दी है? ये बहुत सारी बातें इस वक्त कुछ टाइम पहले तक ये गर्दिश कर रही थी जिस वक्त के बजट से पहले का माहौल था। वजाहत अगर आप कर दें कि ये मामला इस वक्त किस मरहले में है? देखें, रिपोर्ट तो मैंने नहीं दी, इसलिए कोई उस पर अगर कोई गैस वर्क कर रहा है तो मैंने पहले भी ट्वीट में आपने जिक्र भी किया, बता दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन जहां तक जहांगीर तरीन साहब और उनकी जो उनके साथ जो MPs हैं उनका ताल्लुक है, वो PTI के बिल्कुल अंदर शरीक हैं। और आपने देखा कि बजट में उनका बिल्कुल भरपूर हिस्सा भी डला। लेकिन जहां तक उनके खिलाफ केसेस के ताल्लुकात हैं, जहां ताल्लुक हैं, जो आपने देखा शुगर माफिया के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। कंपटीशन कमीशन देख रही है कार्टलाइजेशन का इशू, नैब देख रही है स्मगलिंग का इशू, FBR देख रही है सेल्स टैक्स का इशू, इसी तरह FIA इस्लामाबाद देख रही है मामलात जो इस्लामाबाद के साथ रेलेवेंट हैं, लाहौर देख रही है जो लाहौर के साथ रेलेवेंट हैं, कुछ मामलात JTW के भी हैं। वो सारे अपनी अपनी तहकीकात मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशंस की तरफ अगर चले गए और अगर केसेस दायर हुए तो फिर उसकी अदालत ही फैसला करेगी एट द एंड ऑफ द डे। तो यही इस वक्त पोजीशन है और मेरा ख्याल है ये दुरुस्त बात है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो बैरिस्टर साहब गालिबन ये रिपोर्ट ये 31 मई तक इसकी डेडलाइन थी, कोई डेडलाइन इसकी तयशुदा थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? आपको क्या हिदायत थी कि कब तक ये रिपोर्ट जमा करानी है, तहकीकात कब तक मुकम्मल होनी है? बजट से पहले जमा होनी थी या बजट के बाद तक आपके पास टाइम था? नहीं, कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं किया गया था। और ये थोड़ी सी मैं आपको करेक्शन कर दूं कि ये कोई इंक्वायरी नहीं थी। ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर साहब जो चेयरमैन हैं PTI के भी, जब अंदरूनी मामलात कोई होते हैं किसी पार्टी के डिफरेंट वर्कर्स या डिफरेंट लीडरान के बारे में, तो ये उस सिलसिले में उन्होंने मुझे कहा था, हदायत दी थी कि आप दोनों साइड्स की पता करके मुझे दोनों साइड्स का मौक़िफ़ बयान करें। ये कोई इंक्वायरी उस तरह नहीं थी जिस तरह आप सोच सकते हैं कि कोई इंक्वायरी कमीशन हो, ना इसमें ये कोई जुडिशल इंक्वायरी थी। ये एक इंटरनल मामला था और ये रिपोर्ट कोई ऐसी नहीं है जो कि पब्लिश होगी या पब्लिक होने की ज़रूरत है। तो ये तो है मामला इस हद तक। जहाँ तक आपका ये इशू था, आपने जिक्र किया कि शायद कोई पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल रही हैं और कोई इलेक्शन की तैयारी हो रही है, तो ये मैं आपको बता दूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किसी से भी मिलने की भरपूर इजाजत है। साहब वो सियासी जमातें जो आपस में मिल रही हैं, वो पीपल्स पार्टी जो मुतारिक पंजाब में, उसकी तरफ से आगे चलकर भी आता हूँ। पहले जरा इस रिपोर्ट से मुतालिक चौधरी साहब की भी राय लें। चौधरी साहब, अब राजा रियाज साहब और जहांगीर तरीन ग्रुप के जो दूसरे रहनुमा हैं, वो तो इस रिपोर्ट को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट थे, जैसे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्लीन चिट मिलने के उन्होंने दावे भी किए। गो के बैरिस्टर साहब तो ज़ाहिर है इसकी तरदीद कर रहे हैं, जब इस रिपोर्ट की इतनी अहमियत है ही नहीं। ये तो एक इंटरनल, इसको आप कह लें कि इंक्वायरी भी ऑफिशियली बैरिस्टर साहब नहीं कर रहे, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग इसको क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं कि अगर इसमें उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो जैसे साबित हो जाएगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया? आपको कोई शक है कि क्लीन चिट नहीं मिली? अभी भी कुछ शक है आपको? बैरिस्टर साहब तो कह रहे हैं अभी रिपोर्ट मंजूरी पर नहीं आई है, तो इसका मतलब जब तक रिपोर्ट ना आए हमने तो नताइज देख लिए ना। नताइज FIA ने बंद कर दी, कोर्ट में कह दिया कि हमें इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, केस उधर चला गया। तो हम तो नताइज देखते हैं ना, क्या फर्क है? मतलब मैं कोई ओमनी ग्रुप का या किसी इत्तेफाक ग्रुप का या इत्तेफाक वालों का किसी का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या फर्क है? फेक अकाउंट्स उनके भी थे, फेक अकाउंट्स इनके भी हैं, जहांगीर तरीन के भी हैं, इनके भी कुक और ड्राइवर के नाम पे फेक अकाउंट्स ये खुसरो बख्तियार के भी हैं, सारी शुगर मिल्स के हैं। फिर टैक्स एवेजन इन्होंने भी किया, होर्डिंग इन्होंने भी की है, चीनी पे जो बायर एक्सपोर्ट की है उस पर रिबेट इन्होंने भी ली है, सब्सिडी ली है। फिर मुल्क में क्राइसिस पैदा हुआ है, ये सारा तमाशा करने के बावजूद चीनी की कीमतें कम नहीं हुई। आम आदमी को रगड़ा अभी तक जा रहा है, 100 से ऊपर चीनी की कीमत है। उनके केसेस नैब देखेगी, पहले गिरफ्तार करेगी, बाद में पूछेगी कि आपका क्या इशू है। इनके FIA देख रही थी, FIA ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। तो यही है प्रॉब्लम इस मुल्क का। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इत्साब यकतरफा नहीं होता और इंतकाम भी यकतरफा नहीं होता। ये लोग ये बात ज़हन में रखें। अगर एक तरफ से इंतकाम होगा तो दूसरी तरफ से भी कल को इंतकाम आएगा। ये इत्साब नहीं हो रहा। इमरान खान ने तो कहा था कि मैं इत्साब अपने घर से शुरू करूंगा। ये घर से शुरू किया है, दवाइयों वाले को सेक्रेटरी जनरल बना दिया है। वो जो पेट्रोल वाला था 25 रुपए एक रात में बड़े अरबों रुपए का घपला हुआ, वो किधर चला गया है? ये देखें, चीनी वाला आटा 60 लाख टन गंदम वजीर खुराक कह रहे हैं, असेंबली के फ्लोर पे कह रहे हैं कि हमें नहीं पता चला किधर चली गई।
छोटा स्कैंडल है। आप कितने स्कैंडल्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये अभी हॉट मनी का स्कैंडल आ गया है जो हफीज शेख साहब और स्टेट बैंक ने मिलकर किया। बकौल ऑपोजिशन के अगर FIA से जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ दिलवाना था प्राइम मिनिस्टर ने, तो फिर बैरिस्टर साहब को ये जिम्मेदारी देने की क्या जरूरत थी? फिर ये जो भी ये इंक्वायरी हुई है, इसकी क्या जरूरत थी? इस रिपोर्ट की फिर क्या अहमियत रह जाती है? उसका कोई रास्ता भी निकालना होता है, कोई वे आउट भी तो देना होता है। सही। तो बैरिस्टर साहब, ये आपका दायरा इख्तियार इस पूरी तहकीकात में था क्या? आप किस चीज़ को दरअसल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? नतीजा जो ज़ाहिर है अभी रिपोर्ट की सूरत में सामने आएगा, अपोजिशन ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए हैं कि क्लीन चिट मिली जाएगी, चूँकि राजा रियाज साहब खुद पहले ये दावा कर चुके। एक तो उन्होंने दावा किस बुनियाद पर किया, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, और फिर आपका दायरा इख्तियार इस पूरी तहकीकात में था क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे आप? देखें, ये लफ्ज़ जो है ना, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, ये दुरुस्त नहीं। इन्वेस्टिगेट नहीं मैं कुछ कर रहा, मैं तो सिर्फ मौक़िफ़ बयान करना है दोनों साइड्स का, और बताना है कि दोनों साइड्स के क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसमें जिस तरह मेरा ख्याल है आप भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि वो उसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता। तो आपका कोई मैंडेट नहीं था इसमें? कोई आपको जो हिदायत दी गई वो सिर्फ ये दी गई कि आप मौक़िफ़ लेके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दें? प्राइम मिनिस्टर तक मौक़िफ़ तो उन लोगों ने बराह रास्त पहुंचा दिया था, फिर ये इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? जी, लेकिन वो मौक़िफ़ एक इंडिपेंडेंट, एक थर्ड पार्टी मौक़िफ़ ज़रा बेहतर होता है। दोनों साइड्स तो अपना अपना मौक़िफ़ बताती हैं, लेकिन जो एक्चुअल मौक़िफ़ है वो बताना एक थर्ड पार्टी ही बता सकती है। वो उस एंगल से ये बात मुझे जो हिदायत की गई थी वो उस एंगल से थी। आप मतलब नहीं, हाल ही में आप सेनेटर मुंतखब हुए हैं पार्टी के टिकट पर, पार्टी का भरपूर एतमाद भी आपको हासिल है, तो फिर थर्ड पार्टी या न्यूट्रल आप कैसे हो सकते हैं इस पूरी सूरत हाल में? आप तो ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक भी PTI से, आप भी PTI से हैं, तो फिर ये न्यूट्रलिटी को कैसे आप वाज़ेह करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो थर्ड पार्टी PTI के बीच में थर्ड पार्टी है उसकी बात कर रहा हूँ। ये कोई इंडिपेंडेंट उस तरह बॉडी, जैसा मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया, ये कोई जुडिशल कमीशन नहीं है। ये एक इंटरनल पार्टी के जब मामलात होते हैं तो एक आदमी को कह दिया जाता है, किसी को भी कहा जा सकता था मेरे अलावा भी, जिसपे हर एक को एतमाद हो, कि जाके आप मौक़िफ़ लेके तो पेश कर दें। तो इसका तो वैसे क्या मौक़िफ़ ये मतलब FIA जब तहकीकात के लिए बुला रहे, तो क्या FIA में ये लोग अपना मौक़िफ़ नहीं पेश कर रहे, अदालत में अपना मौक़िफ़ नहीं पेश कर रहे, प्राइम मिनिस्टर के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं पेश किया, सिर्फ मौक़िफ़ पेश करने के लिए आपकी जिम्मेदारी लगाई गई? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अदालत का, अल्टीमेट जो रिलीफ है अगर कोई मिलना है किसी को, वो अदालत ही दे सकती है। प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि वो अपनी साइड बताए और प्रोसिक्यूट करे। डिफेंस का पॉइंट होता है कि वो अपनी डिफेंस पेश करे। और जहां तक बैरिस्टर साहब, ये दोनों तरफ के मौक़िफ़ सुन के आपको कोई नतीजा निकालना था, किसी नतीजे पर पहुंचना था, या फिर बगैर नतीजे के सिर्फ आपने एज इट इज़ उनके अल्फाज आगे पहुंचाने के? देखिए, मेरा तो कोई मैंडेट नहीं है कोई नतीजा निकालने का, ना मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार है, ना अथॉरिटी है कि मैं किसी को डिक्लेयर कर दूं कि वो इनोसेंट है या गिल्टी है। ये काम होता है अदालतों का। प्रोसिक्यूशन का काम होता है, जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूट करे और जो डिफेंस है वो डिफेंस पेश करे और अदालत ने फैसला करना होता है। ये तो सिर्फ एक क्लैरिफिकेटरी एक्सरसाइज होती है जो आप करते हैं। अगर किसी को ख्याल है कि उसका मौक़िफ़ ठीक तरह नहीं बयान किया जा रहा, तो एक आप कॉन्डुएट या एक तरीक़ेकार अपनाते हैं कि किसके थ्रू आप ये कर सकते हैं पेश अपना मौक़िफ़। और तो ये उस एंगल से देखिए। चौधरी साहब की तरफ जाऊं इससे पहले आप ये बता दें कि फिर जहांगीर तरीन ग्रुप का क्या मौक़िफ़ आया, और उनके उस मौक़िफ़ पर फिर आपने क्या नतीजा निकाला? ज़ाहिर है आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, माहिर कानून भी हैं, आप क्या नतीजा निकाल पाए उसका कि ये इन्वॉल्वमेंट इनकी है, नहीं है, या जो इनके खिलाफ तहकीकात चल रही थी वो मेरिट की बुनियाद पर थी या नहीं थी? कोई आपने, अगर आप अपना तबसरा करना चाहें इस पर। जी देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे ये मैंडेट नहीं दिया गया कि मैं किसी को ये बताऊं कि वो इनोसेंट है या गिल्टी हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मुझे दिया भी गया होता तो मुनासिब नहीं था बिल्कुल कि मैं किसी किस्म का इसके ऊपर कोई भी अपना तबसरा करता, क्योंकि आपको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। और एज पॉलिटिशियन, एज सेनेटर और एज एक्सपर्ट एज लॉ एक्सपर्ट, आपका कोई तो इस पर राय होगी ना उन पूरे केस पर? जी देखें, अगर तो मुझे ये कोई इसमें मैंडेट ना दिया गया होता या ऐसी हिदायत ना दिया गई होती कि मैं दोनों साइड का मौक़िफ़ पेश करूं, तो मैं ज़रूर इस पर तबसरा करता।
लेकिन चूंकि एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मेरा ऑफ इंटरेस्ट, तो इसलिए मुनासिब मैं नहीं समझता। और यही मैं आपके प्रोग्राम पे नहीं, मैं बल्कि हर प्रोग्राम पे यही कह रहा हूँ कि मेरिट्स पे तो मैंने बिल्कुल बात नहीं करनी। सही, चलें। लेकिन चौधरी साहब ज़ाहिर जरूर इस पर तबसरा करना चाहेंगे। चौधरी साहब, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने मैंडेट दिया था, लेकिन कर सकते हैं जी चौधरी साहब, लेकिन ऐसा मैंडेट किस चीज़ का दिया था, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा। अगर इस रिपोर्ट का कोई नतीजा निकलना नहीं था तो फिर ये बैरिस्टर साहब को जिम्मेदारी क्यों दी गई? ज़ाहिर इस सवाल को बार बार दोहराना पड़ रहा है क्योंकि कोई एक नतीजा खेज बात नहीं सामने आ पा रही। अच्छा नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल जो बैरिस्टर साहब ने कह दिया काफ़ी है, लेकिन उसके नताइज हमारे सामने आ गए हैं। ये कुछ ना भी कहें, लेकिन जो सामने है चीज़ें वो ये है कि FIA ने जाके कोर्ट में कह दिया कि हमें इनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने बेल्स वापस ले ली, विड्रॉ कर ली। और फिर साथ ये भी है कि हदायत आ गई है, पता नहीं कि कितने दिन पहले अगर गिरफ्तारी है, ये अब नई चीज़ें आनी शुरू हो गई। मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक बजट पे मुझे लग रहा था, मैंने पहले भी कहा था कि बजट पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये सारा कुछ जो उनके खिलाफ है उनको एक बिल्कुल वो जो NRO नहीं दूंगा की जो रट है, वो जिस तरह से बाकी केसेस पे NRO मिला है, इस पे भी मिल जाएगा। इतना कौन सा प्रॉब्लम है? मालूम जवाब पे कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे थे कि बजट तक तो सूरत हाल सही रहेगी, लेकिन बजट के बाद फिर ये मामला एक बार हाइप पकड़ेगा और जब बजट पास हो जाएगा बस नहीं, फिर क्या होगा? जब उनको एक रिलीफ ही मिल गया तो फिर क्या मामला हाइप क्या पकड़ेगा? सही। अच्छा, फिर उसकी क्यों जरूरत पेश आएगी? अब चौधरी साहब, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत खासतौर पर जरदारी साहब पंजाब में मुतारिक हैं, परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने मुलाकात की है। काफ लीग से मुलाकात का ये कोई ख़ास मकसद है? हुकूमत गिराने की किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या फिर कुछ अगले इलेक्शन के हवाले से आप लोग कुछ जोड़ तोड़ कर रहे हैं, कुछ उस तरफ मामला लेकर जा रहे हैं? ये मकसद क्या है इसका बुनियादी? नहीं, देखिए हमें नून लीग ने भी उस वक्त कहा और चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कहा कि आप अपना सेनेट का जो कैंडिडेट है उसको विड्रॉ करें, और नून लीग, PTI और काफ लीग ने मिलकर अपने सारे बंदे जो बिला मुकाबला करवाए यहाँ पे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैं उस हवाले से शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तो चूंकि हमारे साथ नून लीग का ये था कि आप यहाँ से विड्रॉ कर लें, हम KP से विड्रॉ कर लेंगे, हमने यहाँ से कर लिया था। और ये सारे अली जफर साहब तो खैर पहले ही बिला मुकाबला हो गए थे PTI से, और नून लीग से आजम नज़ीर तारड़ साहब और बाकी भी बिला मुकाबला सारे हो गए। तो नून लीग ने अपना विड्रॉ नहीं किया था KPK से, जिसकी वजह से फरतुल्लाह बाबर साहब जो थे वो लूज कर गए, हार गए। अब्बास अफरीदी इनकी तरफ से थे, उसने विड्रॉ नहीं किया था। तो वो एक हवाला है। दूसरा ये बात है, देखिए बड़ी सादा और सिंपल बात है, अपोजिशन का काम है कि टफ टाइम दे हुकूमत को। हुकूमत की उन पॉलिसियों पे, जैसे महंगाई है, किस कदर खौफनाक फूड इन्फ्लेशन है, और ये बजट की तारीफें कर रहे हैं। बजट के अंदर जो हिडन टैक्सेस हैं 600 अरब के, जिसमें पेट्रोलियम पे लेवी को बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, फर्नेस ऑयल पे टैक्स लगा है तो बिजली की कीमत बढ़ेगी, आटे की कीमत फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कह रही है कि 5 रुपए बढ़ जाएगी, चीनी की कीमत और बढ़ जाएगी। तो एक आम आदमी, अगर तेल महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, चीनी महंगी हो जाती है, घी महंगा हो जाता है, तो आम आदमी तो पहले ही उनकी सकत ही नहीं है उनके अंदर कि वो कोई कर सके, इतना बर्दाश्त कर सके। तो बहुत बुरी हालत है। ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर ज्यादा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और ये है कि तारीफें कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज की तारीफें। लेकिन चौधरी साहब, इन सारी चीजों के खिलाफ ऑपोजिशन टफ टाइम कहाँ दे पा रही है इस वक्त हुकूमत को? वो जो 2 रोज हंगामाराई होती रही, वो तो जी नहीं, हंगामा राई टफ टाइम नहीं होता। नहीं, हंगामा राई कोई टफ टाइम नहीं होता। दूसरा ये है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं भी मेंबर रहा हूँ असेंबली का, ये जब ट्रेजरी बेंचेस से हुकूमत के खिलाफ तकरीरें शुरू हो जाएं तो वो बड़ा खौफनाक अमल होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी मुतमईन नहीं कर पाए। अगर मेजर ताहिर सादक, नूर आलम खान और एक और वो जो DG खान से थे कल, जो जिन्होंने स्पीच की है और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, उससे आप बैक बेंचेस के अंदर जो कियोस है या जो तज़ब्ज़ब है या बेचैनी है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। और वो किसी वक्त भी, अब नून लीग का इशू है, क्योंकि लीड पार्टी नून लीग है, हम तो नहीं है ना कौमी असम्बली में, ना यहाँ पे पंजाब के अंदर, तो इसलिए लीडिंग पार्टी जो है उसने देखना है कि वो क्या, बिलावल साहब ने तो कह दिया कि मेरे सारे मेंबर्स शहबाज शरीफ के हवाले, और अगर वो नहीं करते तो फिर इसका मतलब नून लीग इस हुकूमत की सहूलतकार है।
हम क्यों नहीं गिराएंगे? जब लोगों के लिए ये हुकूमत अजाब की तरह मुसल्लत है लोगों पे, तो हम इस अजाब को जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे जाए। सही। तो खारजा पॉलिसी में फेलियर है, हर चीज़ में फेलियर। सही। बैरिस्टर साहब, जाहिर है ये बजट स्पीचेस चल रही हैं, लेकिन उसमें जो असेंबली का माहौल वो आपके भी सामने, ये सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अपोजिशन गो के इस वक्त तकसीम नज़र आ रही है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो मुत्तहिद है और आपको टफ टाइम देने की बात करिए। आपकी अपनी बेंचेस से भी फिर ये जो एतराज़ात और जिस तरह की तनकीद सामने आ रही है, तो इसका मतलब कि ये हुकूमत का भी, प्राइम मिनिस्टर कहते तो हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया मईशत के के हवाले से ख़ास तौर पर, लेकिन ये हुकूमत का भी अभी अच्छा वक्त आया नहीं है, अभी भी हुकूमत मुश्किल में ही है। अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो कोई आगे कोई मौसर प्लानिंग के साथ अगर काम करे तो आपके लिए टफ टाइम हो सकता है। जी देखें, हमारे लिए जो टफ टाइम है वो मेरा ख्याल है कि हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नहीं, उनका तो अपनी दो किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपोजिशन की। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी तो ये है कि वो टफ टाइम दें बिल्कुल हुकूमत को। जो हुकूमत अगर कोई किसी गलत ट्रैक पे जा रही है तो उसको तनकीद करके नॉर्मल ट्रैक पे ले आएँ, ये तो एक हर ऑपोजिशन का काम होता है। और उसके साथ साथ जो अपोजिशन होती है उसका एक दूसरा काम ये है कि जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें हुकूमत के साथ आगे हाथ बढ़ाए, तो क्योंकि वो जो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं वो तो हर एक की हैं, वो हर पाकिस्तानी को इफेक्ट करती हैं। तो ये अपोजिशन का काम है और वो करते रहेंगे। जहाँ तक हुकूमत का टफ चैलेंज है, जो वो अपोजिशन जिस तरह मैं कह रहा हूँ नहीं है, हुकूमत का जो मेन चैलेंज है इज़ इकॉनमी। और आपको पता है जब 30 जून 2018 को एक तूफ़ान बरपा था पाकिस्तान में, और वो तूफ़ान इस तरह था कि हम हर किस्म की प्रॉब्लम में थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में थे। हमारे डेट्स बढ़ गए थे, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई थी, हमारे ऊपर फेटफ था, फेटफ कह रहा था ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपकी जो ग्रोथ थी वो कम होती जा रही थी। लेकिन वैसे उस वक्त फूड इन्फ्लेशन थी, वो ज़्यादा थी, उस वक्त इन्फ्लेशन का इतना जोर नहीं था, उस वक्त एक आम आदमी मुल्क में परेशान नहीं था। जी मैं उस पर आ रहा हूँ। तो काफ़ी इसमें कोई शक नहीं है कि आप उसके जो डिटेल्स हैं उस पर आप मेरे साथ बहस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ा तूफ़ान था, हौलनाक किस्म का तूफ़ान था। और उस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि इकॉनमी को स्टेबलाइज किया जाए और जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा किया जाए और जो डिफ़ॉल्ट ना किया जाए। ये तीन बड़े अहम उस वक्त थे जब हमने हुकूमत 2018 में ली। और वो हमने जब कोशिश कर रहे थे तो साथ आपको पता है कोविड आ गया, और कोविड में ऐसे मसाइल पैदा हो गए जो कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जो थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो नीचे जाना शुरू हो गई। इस सिचुएशन में भी आप देखें कि इस बजट तक जब हम पहुँचे हैं तो हमने माशाल्लाह इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया, किसी किस्म की डिफ़ॉल्ट नहीं की, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी पूरी कर दी। अब ये मैं इस बजट को, ये जो आया है, इसको मैं कहता हूँ ये बजट है विच इज़ द न्यू मैंडेट, न्यू इकोनॉमिक मैंडेट फॉर पाकिस्तान। यानी कि अब ये एक नया हमने तरीके से बजट लेके आए हैं, क्योंकि पहले जो मैंने बजट्स देखे, पहले पीटीआई के भी 2 बजट्स और इससे पहले वाली हुकूमतों के भी बजट्स, वो थे बजट्स जिसको आप कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाले बजट्स। यानी कि आप ग्रोथ पे फोकस करें, बड़ी इंडस्ट्री पे फोकस करें और ये उम्मीद रखें कि जब वो बड़ी इंडस्ट्री होगी तो फिर एक मिडिल क्लास बनेगी, पैसा मिडिल क्लास तक आएगा और मिडिल क्लास से नीचे वो ट्रिकल डाउन करके वो एक गरीब तबके तक भी आ जाएगा। ये पहला बजट है जहां इसको हमने एक ट्विन पॉलिसी ले आए कि ट्रिकल डाउन पॉलिसी को भी अपनाया और एक बॉटम अप ग्रोथ को भी अपनाया, यानी कि जो सबसे लोअर तबका है उनको भी डायरेक्टली। बैरिस्टर साहब, ज़ाहिर सुनने की हद तक तो जो ये हुकूमत की बातें हैं सब बहुत अच्छी लगती हैं, आदाद शुमार बड़े सूटेबल लगते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में ये कहीं दूर हमें दिखाई देते हैं और ये कहीं अमल होता है इस पर दिखाई देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर चौधरी मंजूर साहब के सामने सवाल रखता हूँ कि इस वक्त जरदारी साहब पंजाब में मुतारिक हैं, पीपल्स पार्टी वहाँ पर इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं। मुल्तान डिवीज़न के सदर नून लीग में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी को छोड़ गए। इसकी क्या वजूहत हैं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और चौधरी साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपके पास सवाल छोड़ा था कि ये पीपल्स पार्टी के लोग क्यों पीपल्स पार्टी को छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार इस वक्त कर रहे हैं? ये क्या इलेक्शन टिकट के लिए वहाँ जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के नज़रिए से इनका इख्तिलाफ है? इस वक्त तो पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतारिक है, फिर ये सब क्यों हो रहा है ऐसा पीपल्स पार्टी के साथ? चौधरी साहब, नहीं, ये इलेक्शन मैं समझता हूँ इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गए तो उस पर ये हिलजुल होगी। नून लीग के कुछ लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, वो इधर आ जाएंगे तो ये चलेगा ये सिलसिला, और इस सिलसिले ने आगे बढ़ना है आने वाले दिनों में। तो ये होगा अगर इलेक्शन ईयर से पहले होती है, टूट फूट होती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पीटीआई जो है ये वन टाइम पार्टी है। जिस तरह से कन्वेंशन लीग थी, फिर जिस तरह से जुनेजो लीग आई, फिर काफ लीग आई, अब इसको खड़ा किया गया है। तो इसमें से जो लोग हैं उन्होंने इधर उधर जाना है, तो गुंजाइश नून लीग में तो है कोई नहीं, और अगर नून लीग में गुंजाइश नहीं है तो फिर कहाँ पे है, और वो इम्पोर्टेंट होगा। पीपल्स पार्टी के अंदर गुंजाइश है तो लोग आएंगे। तो लेकिन चौधरी साहब, ये आना और जाना क्या ये पार्टी के नजरियात की बुनियाद पर होता है या सिर्फ ये इलेक्शन की सीटें जीतनी है, अपनी सीट कौन किस पार्टी को से टिकट ले सकता है, सिर्फ इसकी बुनियाद पर? इस मुल्क का अलमिया ये है कि ये पार्टियां जो बदलते हैं लोग, वो बदलते हैं, ये सीजनल होते हैं, आते जाते रहते हैं। पार्टी के जो बुनियादी लोग होते हैं वो पार्टी के अंदर ही रहते हैं। तो वो लोग पीटीआई के भी बुनियादी लोग हैं, वो रह जाएंगे। जो इधर उधर से पकड़ के लाए गए हैं वो वापस अपनी जगहों पे चले जाएंगे। तो ये होता है, हर इलेक्शन से पहले होता है। मेरी एक तजवीज़ है, कोई मान तो नहीं रहा, कि जो पार्टी छोड़ता है उसे कम से कम एक इलेक्शन के लिए बार किया जाए कि आप ये इलेक्शन अगला नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुख्तसरन अगर आप चौधरी साहब की तजवीज़ पर इससे इत्तेफाक करते हैं, आप नहीं करते कि अगर कोई सियासी जमात छोड़ता है तो एक इलेक्शन के लिए कम से कम उसको लड़ने का मौका ना दिया जाए? ये बिल्कुल बड़ी अच्छी सजेशन है, और ये इसके लिए आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। हर पॉलिटिकल पार्टी को इसके ऊपर कंसेंट देनी पड़ेगी, फिर ही ये मामला आगे चलेगा, क्योंकि ये आम कानून के ज़रिए नहीं हो सकता। मेरी राय में इसके लिए आपको डिस्क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी 1 साल की, जो आइन के आर्टिकल 62-63 में है। लेकिन इस पे गौर करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये एक इशू रहता है कि इलेक्शन के करीब, जिस तरह आपने बताया कि अगर पीएमएलएन का कोई है, वो पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहा है, या पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन में या किसी भी जमात में आप चेंज करना चाह रहे हैं इलेक्शन को देखते हुए, होता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में ही सिर्फ होता है, ये हर मुल्क में होता है। और अगर आप तारीख देखें, और इसकी मैंने काफ़ी सी किताबें पढ़ी हैं इसके ऊपर, कि ऐसा मामला इवन जो मदर ऑफ पार्लियामेंट्स है इंग्लैंड, उसमें भी ये मामलात होते हैं, और आप देखते हैं कि कोलिशंस बनती हैं और वहाँ भी चेंज होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ये एक सजेशन है जो कि देखी जा सकती है, इस पर गौर किया जा सकता है, डिबेट करना चाहिए मेरी नज़र में। सही। तो चौधरी साहब, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज उन्होंने एहतजाज भी किया है। 29 अरब डॉलर पिछले 1 साल में इन लोगों ने मुल्क में पैसा भेजा, जो 44 खरब रुपए बनता है। पाकिस्तान का पूरा बजट तकरीबन 7300 अरब का है। तो अब ये इनको वोट का हक ये मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जो 1 साल में इतना पैसा भेज सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बूस्ट कर सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी क्या समझती है, इनको वोट का हक देना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। हम तो ये तो मैं समझता हूँ और कहता हूँ हमेशा, ये रिमिटेंसेस जो हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का सदका जारिया है। उन्होंने जब पासपोर्ट को इंडिपेंडेंट किया था तो उसके बाद लाखों लोग यहाँ से गए थे, और उसका नतीजा है कि आज भी इतनी बड़ी रिमिटेंसेस आ रही। तो हम तो चाहेंगे उनको मिले, लेकिन एक फ़र्क है। सिर्फ फ़र्क क्या है? पीटीआई कहती है कि आप जो मौजूदा हल्के हैं, जैसे मैं कसूर से लड़ता हूँ, तो यहाँ पे जो कसूर के लोग हैं वो वोट कास्ट करें, और जब आप किसी को वोट देने का हक देंगे तो उसको वोट लेने का भी हक होना चाहिए मेरे नज़दीक। तो फिर उसमें क्या बार आ जाएगी, फिर वो लोग इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि असल में तो आप ये चाह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी हो, और उनकी नुमाइंदगी का बेहतर तरीका ये है कि आप उनकी सीटें एलोकेट कर दें और वहाँ पे इलेक्शन करवा दें। अब नून लीग का तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो नून लीग ये कहती है कि आप सीटें एलोकेट कर दें जिस तरह से ख़वातीन की और
माइनॉरिटीज की दे रहे हैं, वैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी रख दें। अब ये तीनों पार्टियों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम समझते हैं कि हमारा ज्यादा सबसे बेहतर है, सजेशन है कि उनको वहां से उनकी बराह रास्त नुमाइंदगी आ जाएगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और इलेक्शन के जरिए आ जाएगी। तो बाकी पार्टियों का अपना अपना नुक्ता नजर है इसमें। आज वो चंद 2-4 दर्जन बंदे खड़े करके मुजाहरा करवाया। साहब, इस पर बैठकर बात क्यों नहीं हो पा रही? इस पर ये तीनों पार्टियां, तीनों के थिंक टैंक्स बैठ क्यों नहीं रहे? और इस पर कोई प्रॉब्लम ये है, इस मुल्क के वजीर आजम का जो रवैया है वो क्या है, उसकी अना इस मसला कश्मीर से भी बड़ी है। जो बंदा मसला कश्मीर पे नहीं बैठा बाकी पार्टियों के साथ, तो किसी और मसले पे क्या बैठेगा, और उसके साथ कोई क्या बैठेगा। और चॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निजाम को राइज करने पर 125 लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी को 125 लोगों के साथ 2/3 अक्सरियत वाली 18वीं तरमीम कर दी थी। एनएफसी अवार्ड आ गया। हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी, इनके पास तो चलो सादा अक्सरियत तो है। सही। और चॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ये है, मशीनों वाला इशू है। देखिए, मशीनें कोई पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर धांधली मशीनें करती हैं। मशीन तो फेल हो गई। आरटीएस सिस्टम पिछली बार आया, फेल हो गया। इस पे हमने भी काम किया था। मैं इंडिया गया था, मैं वहां पे देख कर आया था। वहां पे कुरैशी साहब थे उस वक्त सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन के, मैं उनसे मिला था। ये 2012 की बात है। इस पे हमने काफी काम किया था। ये जो वोटर लिस्टें हैं, ये जो नादरा वाली, ये हमने ही उस वक्त दी थी। हर कोई अपना अपना हिस्सा डालता है। इस मुल्क का प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करें। इस मुल्क में हर इलेक्शन में धांधली होती है और इलेक्शन से पहले शुरू हो जाती है। सही। तो बैरिस्टर साहब, ज़ाहिर चौधरी साहब बैठने के हक में, पीपल्स पार्टी बैठना चाहती है, बात करना चाहती है, नून लीग को भी आप टेबल पर लेकर आएँ, इसका कोई हल निकालें। ये ओवरसीज़ इस तरह एहतजाज करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब वक्त चूँकि बहुत कम है, राइज करनी है नहीं करनी, जो आपकी अपोजिशन की राय उनको भी सुने, कुछ उनकी माने, कुछ अपनी मनवाएं, इसकी कोई दरमियानी राह तो निकालें। इस तरह से अना का मसला बनाकर तो ये मसाइल नहीं हल हो पाएंगे। जी देखें, सबसे पहले तो मेरा जो अपनी ज़ाती राय वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो चूँकि जिस तरह आपने कहा, ना सिर्फ रिमिटेंसेस भेजते हैं, बल्कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़े, चाहे वो ज़लज़ला हो या फ्लड हो, वो भरपूर तरीके से ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि पैसों के ज़रिए खुद आके भरपूर तरीके से पाकिस्तान की मदद करते हैं हर फोरम के ऊपर। तो उनको ना सिर्फ वोटिंग का हक होना चाहिए, बल्कि मेरे लिहाज से उनको ओपन इजाजत होनी चाहिए कि वो साहब, ये आपकी तो इस बार कुछ गैबी मदद हो गई, क्योंकि फैट ऑफ कवानीन की वजह से हवाला हुंडी पर बड़ी सख्त पाबंदी है, और फिर ये कोविड की वजह से जब ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे आना शुरू हुए तो ये इतनी रेमिटेंसेस बढ़ गई, वरना आमतौर पर पाकिस्तान में इतना पैसा बाहर से थ्रू प्रॉपर चैनल आता नहीं है। नहीं, ये कॉन्फिडेंस की बात है। आप इसको इस एंगल से देख लें जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ, और मैं कहता हूँ ये कॉन्फिडेंस है लोगों का हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे। उसको हमने आसान किया, हुंडी हवाला को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया। ये तीसरे साल ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है लोगों का, ये शुरू के 2 साल लोगों ने एतमाद नहीं किया आप पर। जी, वो देखें, स्टेबलाइजेशन का वक्त था, अब स्टेबलाइजेशन के बाद ग्रोथ का वक्त है। जब ग्रोथ का वक्त हो तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मेरी नज़र में ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनको हक होना चाहिए कि वो नेशनल असेंबलीज में भी और सेनेट्स में भी आके तो बेशक पार्टिसिपेट करें, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है आइन में, ये हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक आपने कहा कि हम सारे बैठ क्यों नहीं जाते इलेक्ट्रल रिफॉर्म के लिए, इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि जो नेशनल असेंबली ने तो ये बिल पास कर दिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी है। ये बिल अब आ गया है सेनेट में, और सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी के पास आ गया है, और उसके अंदर हम सारे बैठेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी उस पर रिप्रेजेंटेड है उस कमेटी में। वहाँ बैठ के तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस चीज़ों का हल ज़रूर होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। अब उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि हर एक के खदशात उससे दूर हो जाएं, वो हमने हल ढूंढना, और ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि उसका हल ढूंढा नहीं जा सकता। आप देखेंगे कि ये हल जरूर नजर आएगा आपको, और इसको हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे इस्तेमाल भी करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, और बड़ी अच्छी बात है अगर ये मामला हल हो जाता है खुश असलूबी के साथ, क्योंकि अपोजिशन भी चाहती है कि उनको बैठकर सुना जाए। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किस तरह से अपोजिशन को टेबल पर लाया जाता है। नेशनल असेंबली में क्यों नहीं डिबेट करवाएगी कमेटी के अंदर? वहां पे क्यों बुलडोज किया गया है? वहां पे भी हो सकता है।
जी बैरिस्टर साहब, अगर क्विकली 10 सेकंड में। नेशनल असेंबली में जहां तक मेरी इत्तला है, कमेटी ने बकायदा कंसिडर करके कमेटी के कंसिडरेशन के बाद ही आया था बिल हाउस में, और हाउस में मेजॉरिटी में पास हो गया ये जो और अब ये, क्योंकि यही प्रोसीजर है, हर बिल कमेटी में जाए बगैर और हाउस में डिबेट हुए बगैर पास हो नहीं सकता। ये आप कह सकते हैं कि क्यों, और ये जो कानून भी यही है कि मेजॉरिटी जो भी है वो अपनी बिल मंजूर करा सकती है, और अगर मेजॉरिटी पीटीआई की है जी चौधरी साहब, तो उन्होंने मंजूर करा लिया। जी चौधरी साहब, देखिए ना, ये एक ऐसा अमल है जिसमें सारी सियासी जमातों ने हिस्सा लेना है। क्या पीटीआई ने कोई अकेले इलेक्शन लड़ना है? तो इसलिए ये इंक्लूसिव डिबेट जब तक नहीं होती तब तक आप इसको कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा। और एक बात और मेरी याद रखें, जो कवानीन जिस पार्टी ने बनाए थे उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई, जो चीजें बनाई, आरटीआई सिस्टम ये लेकर आए थे नून लीग वाले, उनके खिलाफ इस्तेमाल हो गया। उससे पहले नादरा की वोटर लिस्टें हम लेकर आए थे, 13 में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो गई। तो ये कोई ऐसा नहीं होता। अब सवाल ये है कि जो डिबेट होके पास होगा, जितना डिबेट होके पास होगा, जितना सारे उस पर रजामंद होंगे, उतना वो बेहतर होगा। ये ईवीएम के निजाम को भी राइज होने दें, वो इनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा फिर इस हिसाब से जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये अगर पास भी कर ले, इनके पास है, अगर मेरा दोनों हाउसेस को इकट्ठा करके पास कर ले तो ये अल्टीमेटली इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। जी बैरिस्टर साहब, बस आखिरी 15 सेकंड रह गए बैरिस्टर साहब, जल्दी से। कोशिश हमने यही करनी चाहिए कि कंसेंसस से हो और इसको फूल प्रूफ बनाए, क्योंकि इलेक्शन फूल प्रूफ होना, उसमें धांधली ना होना, ये हर एक के इंटरेस्ट में सही है। चलें, हुकूमत ये कहती है कि कंसेंसस से चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के अमल में भी ये वाज़े तौर पर दिखाई देना चाहिए, जो कि इस वक्त बदकिस्मती से नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने दोनों की सुनी। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे माशरे में कुछ हवस के पुजारी जो छुपे रहते थे, अब वो मंजर यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं उस माशरे की जहां हम रहते हैं। यहाँ हवस के पुजारी स्याह रातों में सफ़ेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं। यहाँ पे नाचते पैरों की थाप बिकती है। यहाँ पे जागती आंखों के ख्वाब बिकते हैं। यहाँ पे फूल से होठों की प्यास बिकती है। यहाँ पे जिस्म बिकते हैं, शबाब बिकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कभी 4 साल कभी 5 साल की मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती है और बाद में उन्हें कत्ल करके कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। यही माशरा है जहां की मोटरवे पर कार सवार खातून को उनके अपने ही बच्चों के सामने वहशत और दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है और उस पर इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि रात के इस पहर खातून को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। इसी माशरे में ख्वाजा सराओं को रौंदा जाता है, उनके साथ ऐसा नारवा सलूक बरता जाता है जिसे बयान करना मुश्किल है। यही माशरा है जहां कभी ज़ैनब, कभी मरवा की मासूमियत और उनकी ज़िंदगियों को छीन लिया जाता है। यही माशरा है जहां इंसान नुमा जानवरों और वैशियों को जानवरों से भी ज्यादती करते हुए पाया जाता है। आखिर ये कैसी हवस है जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में ज़ैनब अलर्ट बिल और रेप के मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इन केसेस की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 के 12 माह में मुल्क में बच्चों के खिलाफ होने वाले मुख्तलिफ नौयत के जराइम की रिपोर्ट शुदा तादाद 2960 थी, जो कि 2019 के आदाद शुमार के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस के वाक़यात की वजूहात में एक बड़ी वजह बेपर्दगी और फहाशी को करार दिया है और उनके इस बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कोई वज़ीर आज़म के इस बयान को डिफेंड कर रहा है तो कोई उसे तनकीद का निशाना बना रहा है। अब इसी मामले पर बात करते हैं। इस वक्त मुइज़ माइंड साइंटिस्ट मौजूद हैं, नादिया हुसैन साहिबा मारूफ मॉडल और अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को से इस मामले पर उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मुइज़ साहब, अब ये एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का बयान कि वो कह रहे हैं कि ख़वातीन चूँकि बहुत तंग लिबास पहनती हैं, उनके लिबास छोटे होते जा रहे हैं, इससे फहाशी फैल रही है, इससे रेप केसेस में इजाफा हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ आप देखें तो वो 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों के साथ जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये कैसे इन दोनों चीज़ों का आप अलग अलग मवाजना करेंगे? वज़ीर आज़म का बयान क्या इस सूरत हाल में मुनासिब है? नादिया हुसैन साहिबा भी मारूफ मॉडल अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर मुइज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, पहली तो बात ये कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बयान देते वक्त बड़ा सोचना चाहिए। मुख्तलिफ तबकात रहते हैं एक सोसाइटी के अंदर,
और उन तबकात तक पैगाम इस तरह पहुंचना चाहिए कि कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों मिले हुए हों। आम फॉर एग्जांपल बहुत जबरदस्त फ्रूट है और खाना चाहिए, बड़े विटामिन है, बने मिनरल्स है उसमें, लेकिन डायबिटिक आम नहीं खा सकता। तो इसी तरह जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में जो रेप का है, अब्यूज का है, इसमें लिबास का इतना ताल्लुक नहीं है जितना मर्दों की ज़हनी हालत का ताल्लुक है। यहाँ प्रॉब्लम माइंडसेट का है। माइंडसेट का ताल्लुक कपड़ों से नहीं होता। क्या हमारे मुल्क में वो खवातीन के साथ भी ज्यादती नहीं हुई जो प्रॉपर पर्दा करती हैं? और फिर पर्दे को डिफाइन कौन करेगा कि एक्चुअल पर्दा क्या होता है? सऊदी अरेबिया में पर्दा कुछ और है, ईरान इराक में कुछ और है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पर्दे डिफरेंट किस्म के। तो पर्दे से मुराद क्या है? अगर एक औरत पर ये आप समझते हैं कि उसे लिबास सही पहनना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ, जो हमारा दीन और हमारा कुरान जो हमको कहता है कि औरत ऐसा लिबास ना पहने जिससे जिस्म के मुख्तलिफ जो पार्ट्स है वो आवेज़ हो। पर्पज़ ये कि पता ना चले जिस्म के बारे में। मगर फिर मर्दों की नजरों का क्या हुआ? क्या मर्द पर फर्ज नहीं है कि वो अपनी नजरों को नीचे रखे? अगर सामने कोई खातून गुजर रही है तो उसे एक बार गैर दानिस्ता तौर पर नजर आ जाती है, दूसरी बार नजर क्यों लगाते उसके ऊपर, फिर नजर उठा के क्यों देखते हैं? तो ये बात सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। अब हमें क्या समझ, अगर ये मसला लिबास का है तो वो 4 साल और 5 साल की बच्चियों का क्या? अगर ये लिबास का मसला है तो बहुत सारे लड़कों के साथ जो रेप होता है बच्चों के साथ, उसका क्या ताल्लुक है? तो मैं फिर समझा रहा हूं, अगर हमें इस मसले को सॉल्व करना है तो हमें उस ज़हनियत को खत्म करना होगा जो इस माशरे के अंदर पली बड़ी है। सही। और डॉक्टर साहब, ये ज़हनियत होती क्या है, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ, लेकिन जरा नादिया साहबा से भी उनका पहले इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जान लें। नादिया साहब, अब ये प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आया, इस पर खवातीन क्या सोच रही हैं? शोबिज़ इंडस्ट्री इस पर खासतौर पर क्या सोच रही है कि ये खवातीन के लिबास हैं ऐसे कि जिसकी वजह से रेप के केसेस में इजाफा हो रहा है? ज़ाहिर है आप भी इस बयान से उनके एग्री नहीं करेंगी, क्या आर्गूमेंट है इस पर आपका? जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल इत्तेफाक है डॉक्टर साहब से। मोस्ट सर्टनली कोई भी ताल्लुक जो है वो औरत के लिबास से नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना है, एक जो कि आसानी से मर्दों को दिया जा रहा है। उनको एक प्लेट पे जो है वो बहाना दिया जा रहा है कि जी औरत के लिबास की वजह से हमने जो है ये हरकत की। औरत का लिबास, औरत का वजूद ही जो है मेरा ख्याल है एक बहाना बन जाता है ऐसी हरकत करने के लिए। ये एक बहुत 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 डेंजरस एक माइंडसेट है, बहुत ही निहायत ही डेंजरस माइंडसेट है। हमने बहुत दफ़ा ऐसी वीडियोस देखी हैं। अभी रिसेंटली भी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर एक बच्ची चलती हुई जो है स्कूल से, मेरा ख्याल है 13-14 साल की थी, मुश्किल से चले 15 साल की होगी, लेकिन वो लड़की जो है वो चल के जो है वो किसी गली मोहल्ले में जो है चल के मेरा ख्याल है स्कूल से वापस जो है वो अकेली जा रही थी। एक मोटरसाइकिल में बंदा गुजरते हुए उसने उसकी छाती को जो है वो ग्रैब किया। मतलब ये क्या हक था उस आदमी का कि वो अकेली बच्ची चलती भी जा रही है तो उसने इस किस्म की घटिया हरकत की और वो बाय चांस कैमरे में कैच भी हुआ, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो आई उसकी। लेकिन उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ उसने क्या, वो स्कूल के लिबास में थी, पूरे पर्दे में थी, वो पूरा उसने लिबास ऊपर से नीचे तक पहना हुआ था, कोई नंगे कपड़े नहीं पहने हुए थे। जस्ट बिकॉज वो एक लड़की थी और अकेली चल रही थी तो उस घटिया इंसान ने जो है मोटरसाइकिल पे चलते हुए उसको उसकी छाती को ग्रैब कर लिया। और नादिया साहब, अब ये सिर्फ मासूम बच्चियों और लड़कियों तक तो ये मामला नहीं महदूद रहा। अब जो ये मदरसे के तालिब इल्मों की जो वीडियोस आई हैं, ज़ाहिर ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। क्या उन पर तबसरा किया जाए, क्या गुफ्तगू की जाए कि अगर इम्तिहान में आपने पास होना है तो उस बदफेली का आपको ना चाहते हुए भी हिस्सा बनना है। अब एक माइंडसेट ये भी है, यहाँ तो कोई किसी लड़की की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ये वीडियोज़ आ रही हैं। जी बिल्कुल, आई मीन ये तो चले एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है ना, ये एक एक्सप्लॉयटेशन की एक बात आ जाती है। लेकिन जहाँ पे इस किस्म की हरकतें जो हो रही हैं, इस किस्म की ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बहाने दिए जा रहे हैं और इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि जी चाहे लिबास हो, जी लिबास अगर ऐसा हो गया तो जी ये हक है इस किस्म की ज्यादतियाँ करने का। ये इसका लिबास से ताल्लुक ही नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी अभी मेंशन किया कि जी 2 साल की बच्चियां, 3 साल की बच्चियां, मतलब अंडर एज लड़कियां,
और बुरके में भी जो अनफॉर्चुनेटली एक अस्पताल में जो है वो लड़की का रेप करने की कोशिश की गई, जो कि बेचारी पूरी की पूरी वो बुरके में थी, हिजाब में थी, जो कि एडमिट हुई थी। मेरा ख्याल, मुझे एग्जैक्टली उसके बच्ची का नाम नहीं याद, लेकिन ये ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल पुरानी बात है। उस लड़की का क्या कसूर था जो कि अस्पताल में एडमिट थी और वहां पे मेल नर्स ने उसके साथ ये हरकत की? मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एक खतरनाक माइंडसेट है ये कि जिसके अंदर कोई भी बिल्कुल। नादिर साहब, इस माइंडसेट से निपटने में सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए, मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आता हूं। लेकिन डॉक्टर मुईस साहब, ये मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में जो ये खासतौर पर वाक़यात पेश आ रहे हैं, यहाँ पर अगर टीचर्स ही, तालीम देने वाले ही इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस हों, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसका हल क्या है? क्या इन लोगों को किसी साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? क्या करें, इनको कैसे ख़त्म किया जाए इस सोच को? पहले तो मैं समझता हूँ कि इमरान साहब बड़े ईमानदार हैं, बड़ा जज्बा है, मगर बयान जो उन्होंने दिया वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, तो उनको ये गैर जिम्मेदाराना था। हमारे माशरे में एक तबका ऐसा है जो बरसों से ये चाह रहा है कि औरत को घर में बंद कर दे, उसको निकलने ना दे। ये उस तबके की जहनियत की तर्जुमानी करता है बयान। मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, एक कमरे में औरत को बंद कर दे और मोहल्ले में कह दे कि ये औरत अकेली है, कोई इसका वाली वारिस नहीं है, आप यकीन करेंगे कोई ना कोई दरवाजा तोड़ के उस औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश करेगा। ये माइंडसेट हमारे यहाँ का है। अब टीचर्स भी ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि टीचर्स हम मरीख से तो नहीं लाएंगे ना, इसी माशरे का बंदा ही बड़ा होकर टीचर बनेगा। जब माशरे में घरों के अंदर से आप ये देखते हैं, घर के अंदर तरबियत के माहौल में आप देखते हैं कि आपका बाप क्या देख रहा है, आपकी माँ क्या देख रही है, अच्छा आपका बड़ा भाई टैबलेट लेके बैठा हुआ है, क्या चीज़ देख रहा है, ये जहनों पे असर करती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो एक चीज़ याद रखे, माशरे में किसी किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिमार्केबल काम करती है मेंटल फ्रस्ट्रेशन को कम करने में। ठीक है, अब आपके यहाँ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, आज से 5 साल पहले भी नहीं थी, 10 साल पहले भी नहीं थी। अब जब बच्चा घर से निकलता है तो वो फिजिकल एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तो इवेंचुअली फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और ये फ्रस्ट्रेशन प्यूबर्टी पे आने के बाद इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि अगर उसकी प्रॉपर तरबियत नहीं कही गई तो वो फिर इस किस्म की हरकत की तरफ करेगा, चाहे वो तालिब इल्म हो या उस्ताद हो या डॉक्टर हो, कोई भी हो सकता है। सही। तो हम सब इसी पैदावार है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, अब तक आपने कहा 2000 प्लस केसेस 2020 में रिपोर्ट हुए जी, 3000 मुझे बताइए लोगों को सरेआम फांसी दी गई, गोली मारी गई, कितने लोगों को हुई? मैंने नहीं देखा। तो जब मैं देखता हूं कि कोई शख्स ये हरकत करने के बाद थाने जाता है, थाने से जेल ले जाता है, जमानत हो जाती है, बाहर आ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंसाफ नहीं होता, और वो इंसाफ भी ऐसा हो कि जो आवाम को नजर आए। हमारे माशरे में ये कड़वे सच की तरह डॉक्टर साहब मौजूद है। नाज़िर साहब, आखिर में अब आप ये कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें अब ज़ाहिर है इस सोसाइटी में लोग ही रहते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, एज इंडिविजुअल हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम किस तरह से इस सोच को ख़त्म कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं? देखिए, सोच जो है वो ख़त्म करना सिर्फ इसके अंदर बहुत मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है वो इदारों का है, इसके अंदर अवेयरनेस का है, इसके अंदर टेलीविज़न पे अवेयरनेस हो, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस हो, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और इसके अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी सोच का भी जो है वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब कोई अब हम एज अ नेशन, अगर हम घर की भी बात करें, हमारे घर में जो हमारे बड़े और जो हमारे जो इंचार्ज हमारे होते हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। एक बच्चा जो है वो बाप को ही फॉलो करता है, एक बच्चा जो है वो माँ को ही इंस्ट्रक्शंस की फॉलो करता है। जब हमारे बड़े ही जो है वो उनकी सोच ऐसी होगी, जब हमारे हुक्मरानों की सोच ऐसी होगी, तो ये तो हम जो है वो उस हरकत को जेब दे रहे हैं, उस हरकत को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया हुसैन साहबा। डॉक्टर मुईस साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।